साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक में चल रही बीजेपी के विजय संकल्प रथ यात्रा में बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। विजयनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा में चल रही जनता की आंखों में विश्वास, दिल में जोश और मोदी जी के प्रति सम्मान है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये यात्रा बीजेपी को विजय दिलाएगी। हम कर्नाटक में फिर से सरकार बनाएंगे। एक गौरवशाली भारत, एक संपूर्ण भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस के लोग रोते राहुल बाबा। अच्छा, देश में नहीं रोते, विदेश में भी जाकर रोते, मोदी जी की आलोचना करते। लेकिन मोदी जी ने देश बदल दिया, देश की जनता की जिंदगी बदल दी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश के दिल में बसे नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटक की जनता के दिल में बसे नरेंद्र मोदी जी। देश और कर्नाटक कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये कमल फिर से खिलने वाला है। हमारी डबल इंजन की सरकार, पहले मोदी जी येदियुरप्पा जी, इसके बाद मोदी जी बोम्मई जी, चारों दिशाओं में कर्नाटक को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की तस्वीर भी बदली है और जनता की तकदीर बदलने का भी काम किया है। लेकिन आज गर्व के साथ कहते हैं केवल हाउस टाइप की सड़कों पर मोदी मोदी नहीं है, दुनिया में जहां चले जाए नरेंद्र मोदी, वहां मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं। अरे भारत तो छोड़ दो, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं ये अल्लाह हमारे पास भी मोदी होता। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने कह दिया, देखो भाई, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने मेरे देश को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह अपने कर्नाटक के दौरे पर हैं। जनरल वीके सिंह ने कलबुर्गी में आयोजित लाभार्थी समावेश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी जारी किए। इस दौरान वीके सिंह ने जनता को बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बोम्मई सरकार राज्य के विकास में लगातार काम कर रही है और लगातार गरीबों के विकास के लिए योजनाएं बना रही है, जिससे उन्हें लाभ मिल रहा है। और जिन जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, सबने मिलकर गरीब का, जरूरतमंद का, बच्चों का, सब तरीके से अलग अलग योजनाओं के अंदर उनका देखभाल करने का कोशिश किया है कि नहीं किया है? आज आप सब लोग इकट्ठे हुए इसीलिए हुए ना कि आपको सबको देखभाल किया है कि कैसे आपका भला किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी का कोशिश है कि हर जरूरतमंद को, हर गरीब को कोई ना कोई फायदा पहुंचे, और इस फायदे के लिए मुझे पूरी आशा है कि आप कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता रहे, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिलता रहे। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की सरकार की ओर से सीमावर्ती 865 गांवों में अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च करने पर
सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र की सरकार के कदम की निंदा की। सीएम बोम्मई ने कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के लिए स्वास्थ्य कवर बीमा की घोषणा को एक बड़ा अपराध बताया। सीएम बोम्मई ने कहा कि हम भी ऐसी योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। कई तालुकों और ग्राम पंचायतों ने संकल्प लिया है कि वे कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। जब स्थिति ऐसी है तो महाराष्ट्र की सरकार को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। हम 865 सीमावर्ती गांवों में महाराष्ट्र की सरकार को अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश करने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे, जिस पर पड़ोसी राज्य दावा करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने हाल ही में कर्नाटक की सीमावर्ती गांवों में महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त 54 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इन गांवों पर महाराष्ट्र की सरकार अपना दावा करती आई है। वहीं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से सीमा के 865 गांवों में अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च करने पर कांग्रेस ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर हमला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस पर केंद्र की सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था में अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों से ही सीमा विवाद चल रहा है। इस विवाद की शुरुआत 1956 में संसद की राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के साथ ही हो गई थी। उस समय कर्नाटक को मैसूर राज्य और महाराष्ट्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था। 1960 में अपने गठन के बाद से ही बेलगाम जिले और 80% मराठी भाषी गांवों को लेकर कर्नाटक से विवाद है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद दोनों राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व इस मुद्दे को अपनी अपनी राजनीति के लिए भी इस्तेमाल करते रहते हैं। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बेलगावी में घाट प्रथा के तट पर बसवन्ना की 108 फीट ऊंची मूर्ति जल्द ही स्थापित की जाएगी। सीएम बोम्मई ने कहा कि इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि खुशी का यह क्षण है कि 12वीं शताब्दी के उपदेश और समाज सुधारक हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बसवा जयंती के अवसर पर बसवन्ना को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि बसवन्ना ने सैकड़ों साल पहले ही कन्नड़ समाज में लोकतंत्र का एक उदाहरण पेश किया था और अपनी बातों के जरिए समाज के हर वर्ग की समस्याओं के लिए सरल समाधान भी दिए थे। वहीं दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। के कविता ने अपने वकील के जरिए हाजिरी लगाई। अब ईडी ने 20 मार्च को के कविता को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि ईडी के कविता को उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू के सामने बिठाकर पूछताछ करने की योजना बना रही थी। इससे पहले की कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और प्रवर्तन निदेशालय के गुरुवार को पेश होने के समन पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूछताछ पर रोक से इनकार कर दिया। कविता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि महिला होने के नाते उनसे ईडी दफ्तर नहीं बल्कि घर पर ही पूछताछ हो। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता का नाम भी जुड़ा है। पिछले दिनों ईडी ने उनसे एक लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में अभी तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली में शराब ठेके लेने के लिए रुपए दिए गए तमाम इस तरह के आरोप भी हैं कि कविता पर, लेकिन 34 नंबर की पेश की अगर हम बात करें, आईटीसी हैदराबाद की अगर हम बात करें, कई ऐसे तथ्य हैं जो सामने आ रहे हैं जिसके कारण उन पर आरोप ये लगे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं खबरों की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया है। विधानसभा के सीएम चैम्बर में जारी किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते हुए योजना सचिव विजय कुमार ने बताया कि प्रगति में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है।
पिछले वर्ष की तुलना में 1.18 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 13.17 करोड़ रुपए की जीएसडीपी दर्ज की गई है। राज्य ने कृषि में 13.18%, उद्योगों में 16.36% और सेवा क्षेत्र में 18.91% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बाद उस पर बने टोल बूथ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली के खिलाफ अब जेडीएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेडीएस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एनएचएआई ने स्थानीय लोगों के लिए उचित सर्विस रोड और पास बनाए बिना टोल वसूली करना शुरू कर दिया, जिसकी मांग के लिए वो टोल बूथ पर पहुंचे और जब तक सर्विस रोड और पास की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक टोल वसूला नहीं जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे जेडीएस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। वहीं केरल विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में हुई झड़प मामले पर कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का कहना है कि हमें कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की। हमने एडिशनल चीफ मार्शल ने सीपीएम के गुंडों की तरह व्यवहार किया। यूडीएफ विधायकों और विधानसभा सुरक्षा कर्मचारियों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद केरल विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट में समाप्त हो गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के 2 विधायकों और कुछ वॉच एंड वार्ड कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिन्होंने विपक्षी महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया था। वहीं कर्नाटक के हावेरी में बीजेपी एमएलसी आर शंकर के आवास पर आईटी विभाग ने छापेमारी की, जहां आईटी की इस छापेमारी में लगभग 30 लाख रुपए मूल्य की साड़ियां, स्कूल बैग और घरेलू सामान भी जब्त किए गए। खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले इन सामानों को बांटा जाना था। इस पूरे मामले में सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि जो कोई भी गलती करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। आर शंकर के मामले में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कवर ऑफ केरल के कोची से, जहां पर सीमा शुल्क विभाग की एआईयू ने कोची हवाई अड्डे पर 34 लाख रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। खबरों की माने तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अबुधाबी से आ रहे यात्री को संदेह होने पर रोक लिया गया था। जब पुलिस ने यात्री से पूछताछ शुरू की तो अधिकारियों ने देखा कि यात्री को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद जांच में शख्स के पास से 34 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। वहीं तमिलनाडु की धर्मपुरी में एक पटाखा कंपनी में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आग की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस गोदाम में आग लगने के कारणों की जांच अब जारी है। सीएम स्टालिन ने मृतक के परिवारों को 3 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं बेंगलुरु के तुराली जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग जंगल के एक बड़े हिस्से में फैल गई। घटना की जानकारी होने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन हर तरफ धुआं होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग की घटना पर काबू पा लिया गया, लेकिन जंगल में आग किस वजह से लगी और आगजनी के इस घटना में कितना नुकसान हुआ, फिलहाल अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। 2021 में भी तुराहल्ली की जंगलों में आगजनी की घटना घट चुकी है।
वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस स्टेशन में पशु पक्षियों को लेकर अच्छी शुरुआत करी। दरअसल सभी पुलिस स्टेशन में 100 से ज्यादा पानी के कटोरे रखे गए। पीपल फॉर कैटल इन इंडिया की तरफ से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई है। इसके तहत मुफ्त पानी के कटोरे वितरित किए गए, जिसे पक्षियों और जानवरों को पानी पीने के लिए रखा जा सके। दरअसल गर्मी के मौसम में अक्सर पानी नहीं मिलने से पक्षियों की मौत तक हो जाती है। इसको लेकर कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। वहीं हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में खाना परोसने के लिए बनाया गया मेट्रो मॉडल थीम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल इस रेस्टोरेंट के अंदर मेट्रो मॉडल ट्रेनों से खाना परोसा जाता है। भोजन परोसने के अनोखे तरीकों को लेकर रेस्टोरेंट के मैनेजर का कहना है कि इसके पीछे की वजह है कि शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और कई लोगों को रेस्टोरेंट में आने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए जब कोई इस रेस्टोरेंट में आता है तो ट्रेन से खाना उनके पास जाता है। मॉडल ट्रेनों के जरिए आने वाले लोगों को भोजन परोसने से जो माहौल बनता है, रेस्टोरेंट में आने वाले परिवारों और बच्चों को आकर्षित भी ये करता है। अपना टेबल के ऊपर फूड आने में अपना आइडिया है। किस लिए आइडिया बोले तो पूरा बहुत रेस्टोरेंट है सिटी में, पूरा खाने के लिए जाता पड़ता था। डिफरेंट फ्लेवर मिलता, डिफरेंट एम्बियंस रहता। मगर फैमिली को, किड्स को अट्रैक्ट करना बोले तो एक डिफरेंट एम्बियंस रहना, कुछ अट्रैक्टिव थिंग रहना उसमें ऊपर बोल के सर्वेसर सर का आइडिया है। वो ट्रेन का ऊपर खाना टेबल के ऊपर आया तो कैसे रहता बोल के एक थिंकिंग से आया। सो ये थीम, ये अपना रेस्टोरेंट है, ट्रेन थीम का रेस्टोरेंट है। पूरा जो भी खाना है ट्रेन के ऊपर टेबल के ऊपर आता। ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कभी भी किधर दूसरे रेस्टोरेंट में देखे तो डिफरेंट सर्विस रहता। एक टेबल के ऊपर ट्रेन में कोई भी ट्रेन का अंदर बैठ के खाना खाता, ये टेबल के ऊपर बैठा तो टेबल में साइड में बैठा तो टेबल के ऊपर ट्रेन आता तो बहुत एग्जिट होता उसका। ट्रेन में क्या है, टेबल के ऊपर आना कैसे है बहुत फील होता है, एग्जिट फील होता। बहुत बच्चों भी बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता, हैप्पी फील होता। वो इसका वजह से भी, खाना का वजह से भी अपना बस गेस्ट रिपीटेड होता रहता है।